क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी का एक साधारण सा टेक्स्ट मैसेज ना आए या मैसेज का रिप्लाई आने में कुछ घंटे लग जाएं? और अचानक दिमाग ये यकीन दिलाने लगे कि हम दुनिया के सबसे बदसूरत या नाकाबिल इंसान हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक छोटी सी घटना और हमारी पूरी ऊर्जा, हमारा पूरा मूड एकदम शून्य पर आ गिरता है। सही बात है। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी हम बिना किसी शारीरिक मेहनत के भी इतनी गहरी मानसिक थकान महसूस करते हैं। मतलब ऑफिस की राजनीति या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स का स्ट्रेस हमें इतना कैसे थका देता है? ये एक बहुत ही आम लेकिन गहरा अनुभव है। हम अक्सर इसे सिर्फ खराब मूड मानकर टाल देते हैं। हाँ, अक्सर लोग यही कहते हैं कि आज मूड ठीक नहीं है। लेकिन इसके पीछे ना एक पूरा विज्ञान काम कर रहा है। ये असल में हमारी ऊर्जा या जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं, उसका गिरना है। अच्छा। जब आसपास का माहौल, काम का भारी दबाव या हमारे अपने ही विचार हमारे खिलाफ काम करने लगते हैं, तो ये थकान पैदा होती है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम्म, हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारा मिशन है वेक्स किंग की किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ के स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करना। बिल्कुल। मतलब हम वेक्स किंग के उन दावों को टेस्ट करने वाले हैं जहां वो कहते हैं कि हमारी वाइब या वाइब्रेशन सिर्फ इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाला कोई स्लैंग या कोई रहस्यमयी जादू टोना नहीं। हाँ, वो कोई जादुई शब्द नहीं है। जी, बल्कि ये एक असली विज्ञान है। हम समझेंगे कि कैसे छोटी-छोटी दैनिक आदतें और माइंडसेट में किए गए बदलाव किसी भी इंसान की इस ऊर्जा को पूरी तरह से बढ़ा सकते हैं। सही कहा। इस चर्चा में हम ना अंदरूनी विचारों से लेकर बाहरी आदतों तक का एक पूरा सफर तय करेंगे। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वाइब्रेशन शब्द का असल मतलब क्या है? क्या ये सच में काम करता है? बिल्कुल करता है। और इसे समझने के लिए हमें क्वांटम भौतिकी की एक बहुत ही बुनियादी बात समझनी होगी। क्या? यूनिवर्स की हर एक चीज, चाहे वो कोई ठोस कुर्सी हो, पानी हो या हमारे दिमाग में चल रहे विचार हों, सब कुछ परमाणु हो यानी एटम से बना है। अच्छा, सब कुछ? हाँ, और कोई भी एटम कभी स्थिर नहीं रहता। वो हमेशा एक गति में कंपन कर रहा होता है, जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। मतलब ठोस पदार्थ, तरल और गैस, इन सब में फर्क सिर्फ इस बात का है कि उनके अणु कितनी तेजी से या किस फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं। ठीक वैसे ही। और जब हम इंसानों के संदर्भ में गुड वाइब्स की बात करते हैं ना, तो उसका सीधा वैज्ञानिक मतलब है खुशी, शांति, कृतज्ञता और प्यार जैसी भावनाओं का होना। तो इन भावनाओं की फ्रीक्वेंसी अलग होती है? जी, इन भावनाओं की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बहुत उच्च या हाई होती है। इसके ठीक विपरीत, जब हम गुस्सा, डर, नफरत या ईर्ष्या महसूस करते हैं, तो हमारे शरीर और विचारों की फ्रीक्वेंसी बहुत नीचे गिर जाती है। जिसे लो वाइब्रेशन कहा जाता है। बिल्कुल। और अगर किसी को अपनी इस ऊर्जा को हाई रखना है, तो इसका सबसे मजबूत और पहला आधार है सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार करना। अब यहाँ मुझे लगता है कि आज की संस्कृति ने बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी है। वो कैसे? आजकल सेल्फ लव का मतलब मान लिया गया है कि बस खुद को महंगे स्पा में ले जाओ, बहुत सारा जंक फूड खाकर चिल करो, या अपनी हर गलती को ये कहकर सही ठहराओ कि मैं तो ऐसे ही हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही सतही नजरिया है। वही तो, जो हम आज विश्लेषण कर रहे हैं उसके हिसाब से तो ये सेल्फ लव बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। सच्चा सेल्फ लव सिर्फ खुद को लाड़ प्यार करना नहीं है। ये असल में बिना किसी शर्त के खुद को स्वीकार करने और साथ ही एक बेहतर इंसान बनने की इच्छा के बीच का एक बेहद बारीक संतुलन है। क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यूनिवर्सिटी में ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। 8 लोगों की टीम है और एक साथी ऐसा है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मीटिंग्स में नहीं आता और बस सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर रहा है। अरे ऐसे लोग तो हर ग्रुप में होते हैं। हाँ, अब बहुत से लोग सोचेंगे कि अच्छे इंसान होने के नाते या शांति बनाए रखने के लिए उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। हाँ, लोग अक्सर टकराव से बचते हैं और सोचते हैं कि यही दयालुता है। मतलब अगर वो साथी काम नहीं कर रहा है तो बाकी लोग उसका हिस्सा भी कर लेते हैं ताकि कोई ड्रामा ना हो। लेकिन ये खुद के साथ अन्याय है। अगर कोई लीडर के तौर पर एक्शन लेता है, उसे चेतावनी देता है या जरूरत पड़ने पर कोर्स डायरेक्टर से उसकी शिकायत करता है, तो असल में यही सेल्फ लव है। ओहो, मतलब एक्शन लेना भी सेल्फ लव है? बिल्कुल,
क्योंकि ऐसा करके वो इंसान अपनी मानसिक शांति, अपनी रातों की नींद, अपनी मेहनत और बाकी टीम के भविष्य की रक्षा कर रहा होता है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। खुद को नुकसान पहुंचाकर दूसरों के प्रति नर्म बने रहना सेल्फ लव नहीं है, ये अपनी बाउंड्रीज को तोड़ने देना है। सही कहा। अगर हम इस पूरी बात को एक एनालॉजी से समझें तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक रेडियो स्टेशन ट्यून करने जैसा लगता है। वो कैसे? मतलब अगर कोई व्यक्ति 98.3 FM पर अपने रेडियो को सेट किए हुए है तो वो किसी भी हाल में 104.8 FM के गाने नहीं सुन सकता, है ना? उसकी मशीन की फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं होगी। ठीक इसी तरह अगर कोई इंसान लगातार गुस्सा, डर या असुरक्षा की लो फ्रीक्वेंसी पर जी रहा है तो वो अपनी जिंदगी में शांति, सफलता और अच्छे लोगों को आकर्षित नहीं कर सकता। ये रेडियो वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। आप नफरत की फ्रीक्वेंसी पर रहकर खुशी के गाने प्रसारित नहीं कर सकते। सही बात है। और इसीलिए हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम यह होना चाहिए कि हम अपने अंदरूनी विचारों के चैनल को सही फ्रीक्वेंसी पर लाएं। हमारे दिमाग में जो हर वक्त एक नेगेटिव कमेंट्री चलती रहती है ना, उसे रोकना होगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो क्या ये संभव है? मतलब जब किसी को किसी बड़ी प्रेजेंटेशन या मीटिंग से पहले घबराहट होती है तो वो बस उस विचार को झटक देता है, उसे एक बक्से में बंद करता है और काम पर लग जाता है। हाँ, बहुत लोग ऐसा ही करते हैं। तो क्या इन नकारात्मक विचारों को इग्नोर करना या पूरी तरह से दबा देना काम नहीं करता? विचारों को दबाना या इग्नोर करना शायद सबसे खतरनाक चीज है जो कोई भी अपने दिमाग के साथ कर सकता है। सच में? हाँ, ये बिल्कुल पानी के अंदर एक बड़ी सी बीच बॉल को दबा कर रखने जैसा है। आप उसे कुछ देर तक तो ताकत लगा के नीचे रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान भटकेगा वो बॉल उछलकर बाहर आ जाएगी। दोगुनी ताकत से उछलकर आपके चेहरे पे लगेगी। दबे हुए विचार एक धीमे जहर की तरह काम करते हैं जो बाद में एंजाइटी या पैनिक अटैक के रूप में बाहर आते हैं। तो फिर इन्हें दबाने के बजाय क्या करना चाहिए? इन्हें दबाने के बजाय एक स्पष्ट 5 कदमों की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। तो ये प्रक्रिया क्या है? मतलब हम इन विचारों को कैसे डिकोड करें? इसका पहला कदम में पहचानना या आइडेंटिफाई करना। जब भी मूड खराब हो तो रुककर खुद से पूछें कि असल में कौन सी भावना महसूस हो रही है। क्या ये गुस्सा है या असल में इसके पीछे डर छिपा है? अच्छा। और दूसरा कदम? दूसरा कदम है चुनौती देना, यानी चैलेंज करना। खुद से एक वकील की तरह जिरा करना कि क्या जो विचार आ रहा है वो 100% सच है। ठीक है। तीसरा कदम है समझना कि इस विचार की जड़ कहाँ है। चौथा है बदलना या रिप्लेस करना, यानी उस कमजोर करने वाले विचार की जगह एक ऐसा सशक्त विचार रखना जो ताकत दे। और आखिरी कदम क्या है? आखिरी है विजुलाइज करना, ये कल्पना करना कि भविष्य में इस स्थिति को कैसे संभालेंगे। क्या हम इसे किसी रियल लाइफ स्थिति पर लागू करके देख सकते हैं? क्योंकि सिद्धांत सुनना एक बात है, लेकिन जब असल जिंदगी में पैनिक होता है तो ये सब भूल जाता है। बिल्कुल। स्रोत में दी गई सारा नाम की एक युवा प्रोफेशनल की कहानी देखते हैं। सारा ने एक लड़के को मैसेज किया जिसे वो पसंद करती थी। घंटे बीत गए लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तुरंत सारा के दिमाग का डिफॉल्ट नकारात्मक विचार हावी हो गया कि मैं बदसूरत हूं, मुझ में कुछ कमी है और कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। ये तो बहुत रिलेटेबल है। तो वो इन 5 कदमों का इस्तेमाल कैसे करेगी? सबसे पहले वो पहचानेगी कि वो असल में उदास और रिजेक्टेड महसूस कर रही है। और फिर चुनौती देने वाले कदम में वो खुद से पूछेगी कि क्या सच में एक मैसेज का तुरंत ना आना ये साबित करता है कि वो बदसूरत है? बिल्कुल। शायद वो लड़का मीटिंग में हो, शायद उसका फोन दूर हो। सही कहा। फिर तीसरे कदम में वो इस भावना को समझेगी। उसे एहसास होगा कि उसकी असली समस्या उस लड़के का मैसेज नहीं है, बल्कि उसका अपना कमजोर आत्मसम्मान है। वो अपनी कीमत दूसरों के अप्रूवल से तय कर रही है। हाँ। फिर चौथे कदम में वो इस विचार को बदलेगी। वो खुद को याद दिलाएगी कि उसकी अहमियत किसी के टेक्स्ट मैसेज पर निर्भर नहीं करती, वो अपने आप में पूरी है। और आखिरी कदम में अंत में वो उस पल को विजुअलाइज करेगी जब वो खुद को बेहद आत्मविश्वासी महसूस करती थी, बिना किसी बाहरी सहारे के। ये प्रोसेस सच में बहुत तार्किक है। मतलब ये भावनाओं के तूफान को एक गणित के सवाल की तरह हल करने का तरीका है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो आखिरी कदम है ना, विजुअलाइजेशन, मुझे लगता है ये छात्रों और युवाओं के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, खासकर जब यूनिवर्सिटी परीक्षाओं या जॉब इंटरव्यू का तनाव चरम पर हो। सही कहा आपने। मैंने स्रोत में पढ़ा है कि वेक्स किंग ने अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में जब उन्हें लग रहा था कि वो फेल हो जाएंगे, तो उन्होंने एक डमी स्कोर कार्ड बनाया था
उन्होंने एक कागज पर वो ग्रेड्स लिखे जो वो असल में पाना चाहते थे। हाँ, और वो रोज उस स्कोर कार्ड को देखते थे। भले ही शुरुआत में उनके अंदर एक आवाज कहती थी कि तुम ये नहीं कर पाओगे, लेकिन उस कागज पर लिखे रिजल्ट की कल्पना ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वो पहले ही जीत चुके हैं। वाह! इस भावना ने उन्हें लाइब्रेरी में लगातार घंटों बैठकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। मुझे अमेरिकन फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी कॉलिन कैपनिक की कहानी याद आ रही है। अच्छा। हाँ, उन्होंने चौथी कक्षा में एक खत लिखकर अपने भविष्य की भविष्यवाणी की थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि वो एक खिलाड़ी बनेंगे, बल्कि ये तक लिख दिया कि वो किस टीम के लिए खेलेंगे और उनका वजन कितना होगा। उन्होंने सब कुछ वर्तमान काल में लिखा था, मानो वो सब हो चुका हो। तो क्या हमारे एफर्मेशंस भी ऐसे ही होने चाहिए? बिल्कुल। एफर्मेशंस हमेशा वर्तमान काल में या प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। जैसे मैं सफल हूं, ना कि मैं सफल बनूंगा। ऐसा क्यों? इसके पीछे गहरी न्यूरोसाइंस है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एमिकाडी जैसे मनोवैज्ञानिकों और खेल मनोविज्ञान की रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि हमारा दिमाग वास्तविक घटना और गहराई से की गई कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। अच्छा, दिमाग फर्क नहीं कर पाता। नहीं, जब एथलीट्स आंखें बंद करके अपने खेल की, अपने हर एक मूव की कल्पना करते हैं, तो उनके दिमाग के बिल्कुल वही न्यूरल पाथवे सक्रिय होते हैं जो असल मैदान में खेलते समय होते हैं। दिमाग के लिए दोनों अनुभव एक समान हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। तो अंदरूनी विचारों को दिशा देना और विजुलाइज करना तो समझ आ गया, लेकिन जो लोग सुबह से रात तक भागदौड़ में लगे रहते हैं, यंग प्रोफेशनल्स जिनका इनबॉक्स भरा रहता है, वो इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें? ऐसे व्यस्त लोगों के लिए 30 दिन का एक माइंडफुलनेस चैलेंज बहुत कारगर साबित हो सकता है। वो कैसे काम करता है? ये चैलेंज है कि रोज सुबह उठने के बाद फोन चेक करने से पहले सिर्फ 15 मिनट का ध्यान या मेडिटेशन करना। तो बस यही आकर बहुत से लोग हार मान लेते हैं। हाँ, ये सच है। मतलब जब किसी से कहा जाता है कि मेडिटेशन करो और दिमाग को बिल्कुल खाली कर दो, तो दिमाग में और भी 10 तरह के विचार दौड़ने लगते हैं कि दूध लाना है, ईमेल का रिप्लाई करना है। क्या दिमाग को पूरी तरह से ब्लैंक करना मुमकिन है? ये मेडिटेशन से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक है। ध्यान का मतलब अपने दिमाग को विचारों से खाली करना या किसी शून्य में जाना नहीं है। तो फिर क्या है? ये वर्तमान पल में रहने की प्रैक्टिस है। ये बस एक किनारे पर बैठकर अपने ही विचारों की नदी को बहते हुए देखने जैसा है, बिना उस नदी में कूदे और बिना किसी विचार को जज किए। अच्छा, बस देखना है। हाँ, जब हम सिर्फ अपनी सांसों के अंदर जाने और बाहर आने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया होती है। सांसों पर ध्यान देने से शरीर के अंदर क्या बदलता है? गहरी और सचेत सांसें सीधे हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती हैं, जो हमारे शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है। तो इससे स्ट्रेस कम होता है। बिल्कुल, इससे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर गिरता है। साथ ही कई पुरानी परंपराओं में माना जाता है कि सांसों के जरिए हम लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसे प्राण भी कहते हैं, उसे शरीर में खींचते हैं, जो सीधा हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाता है। और अगर किसी को लगता है कि 15 मिनट बहुत लंबे हैं, तो वो 5 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना व्यस्त है कि उसके पास बैठकर आंखें बंद करने की भी 5 मिनट नहीं है, तो क्या हम कोई भी काम करते हुए माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम अपनी सांस के प्रति जागरूक हैं, तो हम ध्यान कर रहे हैं। पूरी जागरूकता के साथ किया गया कोई भी काम मेडिटेशन बन सकता है। जैसे अगर आप बर्तन धो रहे हैं, तो सिर्फ पानी के तापमान को महसूस करें, साबुन की खुशबू पर ध्यान दें। अगर आप बस में यात्रा कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने पैरों के नीचे के फर्श को महसूस करें। अगर आपका ध्यान पूरी तरह से अभी और यहीं है, तो आप माइंडफुलनेस में हैं। ये बहुत राहत देने वाली बात है कि इसके लिए किसी हिमालय की गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। खैर, अंदरूनी दुनिया को शांत करने के तरीके तो हमने जान लिए, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इस शांत मन के साथ घर से बाहर निकलते हैं और हमारा सामना टॉक्सिक या नकारात्मक लोगों से होता है। अपनी ऊर्जा को इन बाहरी तत्वों से कैसे बचाया जाए? बाहरी दुनिया में हमारी ऊर्जा सबसे तेजी से तब गिरती है जब हम दूसरों की गॉसिप या ड्रामे का हिस्सा बनते हैं। हाँ, गॉसिप तो हर जगह होती है। किसी सहकर्मी या रिश्तेदार के बारे में पीठ पीछे गपशप करना पल भर के लिए मजेदार लग सकता है, लेकिन ये हमारे अहंकार को बढ़ाता है। किसी की बुराई करने से हमारी ऊर्जा के मुख्य केंद्र, जिन्हें चक्र कहा जाता है, तुरंत ब्लॉक होने लगते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी तेजी से नीचे गिरती है। तो क्या इसका उपाय ये है कि हम ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं या जिनकी वाइब्रेशन हमेशा लो रहती है? जी, स्रोत में एक नियम है,
उन लोगों के साथ रहें जो आपसे हाई वाई पर हैं। लेकिन क्या ये स्वार्थी होना नहीं कहलाएगा? कभी कभी लगता है कि अगर कोई दोस्त परेशान है और हम उससे दूर हो जाएं, तो हम बहुत बुरे इंसान हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो इस अपराध बोध को दूर करने के लिए हमें एक पाई का उदाहरण समझना होगा। पाई का उदाहरण? वो क्या है? मान लीजिए एक कमरे में 8 भूखे लोग हैं और टेबल पे सिर्फ एक पाई रखी है। अगर कोई एक इंसान जाकर उस पाई के 2 बड़े टुकड़े खा ले, तो हाँ, वो स्वार्थी है। ठीक है। लेकिन जब बात हमारी अपनी ऊर्जा, हमारी मेंटल हेल्थ की आती है, तो स्थिति अलग होती है। अगर आपकी अपनी ऊर्जा स्थिर नहीं है और आप किसी ऐसे इंसान को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जो गहरे नकारात्मक गर्त में है, तो आप उसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। बल्कि वो हमें भी नीचे खींच लेगा। बिल्कुल। खुद को टॉक्सिक माहौल से बचाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। ये सच में एक बहुत जरूरी नजरिया है, और ये सिर्फ दोस्तों तक सीमित नहीं है। बहुत से युवा प्रोफेशनल्स ऐसे वर्कप्लेस में फंसे हैं जहां रोज उनका अपमान होता है या राजनीति चलती है। हाँ, यूनिवर्सिटी या वर्कप्लेस पर स्थितियां बहुत हानिकारक हो सकती हैं। मैंने इस स्रोत में पढ़ा है कि लेखक ने खुद एक बार अपने एक बेहद टॉक्सिक मैनेजर की वजह से अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि उनके पास उस वक्त कोई आर्थिक सुरक्षा या दूसरी नौकरी नहीं थी, लेकिन मानसिक शांति के लिए उन्होंने वो कदम उठाया। एक हानिकारक माहौल में लगातार बने रहने से हम अपनी क्रिएटिविटी और क्षमता दोनों को खत्म कर देते हैं। एक जहरीली नौकरी या रिश्ते से आजाद होने का साहस जुटाना एक बहुत बड़ा हाई वाइब कदम है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति में फंसा है जहां वो फिलहाल अपना जॉब या अपना टॉक्सिक माहौल नहीं बदल सकता, तो क्या कोई ऐसा इमरजेंसी बटन है जिसे वो खुद दबा सके? मतलब? मेरा मतलब है, लोगों और माहौल से हटके क्या हम अपने शरीर या अपनी रोजमर्रा की छोटी आदतों के जरिए अपनी ऊर्जा तुरंत बदल सकते हैं? एक डेली चेकलिस्ट जैसी। अरे बिल्कुल। हमारी शारीरिक आदतें हमारी वाइब्रेशन को तुरंत बदलने की ताकत रखती हैं। इसमें सबसे पहला और आसान तरीका है हमारी बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज। हाँ, हमने पहले एमी कार्डी का जिक्र किया था ना। उन्होंने अपनी रिसर्च में साबित किया है कि हमारे शरीर का पोस्चर सीधे हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जब कोई सिकुड़कर बैठता है तो शरीर हार मान लेने वाले सिग्नल देता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ 2 मिनट के लिए एक पावर पोज में खड़ा हो, यानी दोनों हाथ कमर पर रखकर सीना तानकर, बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह, तो शरीर में एक बायोलॉजिकल बदलाव होता है। तो क्या सच में महज खड़े होने का तरीका बदलने से हमारे हार्मोन्स बदल जाते हैं? 100%। पावर पोज में खड़े होने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है, जो हमें आत्मविश्वास से भरता है, और उसी समय कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन काफी कम हो जाता है। वाओ, ये तो बहुत आसान है। और इतना ही नहीं, अगर आप सिर्फ मुस्कुराएं, भले ही वो एक नकली मुस्कानी क्यों न हो, तो भी आपकी शरीर की मांसपेशियां दिमाग को एक सिग्नल भेजती हैं और दिमाग एंडोर्फिन नाम का फील गुड केमिकल रिलीज कर देता है। यानी फेक इट टिल यू मेक इट का मुहावरा वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है हमारा पोषण और पानी। खाने पीने का वाइब्रेशन से क्या लेना देना? 1949 में फ्रांस के एक शोधकर्ता आंद्रे सिमोनेटन ने एक बहुत ही अनोखी रिसर्च की थी। उन्होंने बताया कि एक स्वस्थ इंसान को अपनी सेहत बनाए रखने के लिए कम से कम 6500 एंगस्ट्रॉम की वाइब्रेशन चाहिए होती है। रुकिए, खाने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें और वाइब्रेशन, ये थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। एक सेब और एक फास्ट फूड बर्गर की फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क हो सकता है? ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये सेल्यूलर बायोलॉजी है। एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को मापने की इकाई है। अच्छा। जो भोजन सीधा प्रकृति से आता है, जैसे ताजे फल, कच्ची सब्जियां, उनमें जीवित कोशिकाएं होती हैं, वे सूर्य की ऊर्जा से भरे होते हैं, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। और जंक फूड? इसके विपरीत जंक फूड, शराब और डिब्बाबंद खाना मृत भोजन है। इसे पचाने के लिए शरीर को अपनी खुद की ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यह हमें ऊर्जा देता नहीं, बल्कि सोख लेता है। बाप रे। और चूंकि हमारा शरीर काफी हद तक पानी से बना है, इसलिए खुद को हमेशा हाइड्रेटेड रखना इस ऊर्जा को बहने देने के लिए सबसे जरूरी है। ये तो सच में बहुत प्रैक्टिकल तरीका है अपनी वाइब्रेशंस चेक करने का। इसके अलावा एक और आदत है जिसके बारे में बहुत बात की जाती है, और वो है आभार या ग्रैटिट्यूड। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ औपचारिकता के लिए थैंक यू कहने तक सीमित रह गया है। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलती है। सच्चा आभार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उस चीज की अहमियत को गहराई से महसूस करने में है। इसे स्रोत में दी गई विल नाम के एक आदमी की कहानी से समझते हैं। क्या कहानी है? जब विल से पूछा गया कि वो अपनी जिंदगी में किस चीज के लिए आभारी है, तो उसने बिना किसी रुचि के कह दिया कि अपनी पुरानी कार के लिए। लेकिन ये आभार नहीं था, बस एक स्टेटमेंट था।
तो उसे अपनी कार की असली अहमियत कैसे समझ आई? जब उसे ये कल्पना करने के लिए कहा गया कि अगर वो कार सच में अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। अच्छा। मतलब विल ने गहराई से सोचा कि अगर कार ना होती तो उसके बच्चों को कड़कड़ाती ठंड में पैदल बस स्टॉप तक जाना पड़ता, बस में शायद कोई उनके साथ बुरा बर्ताव करता। जब उसने इस कमी और उस संघर्ष को महसूस किया तब जाकर उसके दिल में उस पुरानी कार के लिए सच्चा आभार पैदा हुआ। मतलब आभार का मतलब है ये महसूस करना कि जो हमारे पास है, अगर वो ना होता तो जिंदगी कितनी मुश्किल होती। बिल्कुल सही। बहुत खूब। और इन सब आदतों के बीच एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, ब्रेक लेना और प्रकृति के बीच समय बिताना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कई बार हम लगातार इतने लोगों से घिरे होते हैं, मीटिंग्स, पार्टीज, परिवार, कि हमारी बैटरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैंने स्रोत में पढ़ा है कि मैक्सिकन स्पेनिश भाषा में इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द है, एंजिनेटाडो। हाँ, एंजिनेटारो। इसका मतलब है लोगों से मिलने के बाद, बहुत अधिक सोशल इंटरेक्शन के बाद उन सबसे दूर भागने और बिल्कुल अकेले समय बिताने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक इच्छा। अरे ये तो हम सभी ने कभी ना कभी महसूस किया ही है। ऐसा लगता है जैसे बस एक कमरे में बंद हो जाएं और किसी से बात ना करें। और ये कोई बुरी बात है, डिप्रेशन नहीं है। ये हमारे शरीर और नर्वस सिस्टम का अपना तरीका है ये बताने का कि हमने बहुत सी बाहरी ऊर्जा सोख ली है और अब हमें खुद को रिचार्ज करने की जरूरत है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है कि वाइब्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से गिरती है, ये हमारे अंदर से ही पैदा होती है। बिल्कुल। एक क्रिकेट बैट्समैन का ही उदाहरण ले लें। जब उसे आखिरी गेंद पर छक्का मारना होता है तो अगर उसके दिमाग में एक नकारात्मक विचार आता है कि मैं आउट हो जाऊंगा, तो वो शॉट खेलने से पहले ही मानसिक रूप से हार चुका होता है। हाँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज सिकुड़ जाती है। लेकिन अगर एक सकारात्मक विचार आता है कि मैं छक्का मार सकता हूं, तो भले ही गारंटी ना हो, लेकिन कम से कम उसे अपनी पूरी ताकत से कोशिश करने का एक मौका तो मिलता है। एकदम सही। निष्कर्ष यही है कि अपने अंदर की नकारात्मक आवाज़ों को पहचान कर उन्हें बदलना, माइंडफुलनेस के जरिए वर्तमान में रहना सीखना, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना और सही न्यूट्रिशन व पावर पोज अपनाना, ये सभी वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिनसे कोई भी अपनी वाइब्रेशन को उच्च स्तर पर ले जा सकता है। इस पूरी बात को समेटते हुए मेरे दिमाग में गहरी बात आ रही है। जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर मसारू इमोटो का वो मशहूर एक्सपेरिमेंट याद है जो स्रोत में मेंशन्ड है? हाँ, पानी के क्रिस्टल वाला। जी। उन्होंने पानी के अलग अलग बर्तनों पर कुछ शब्द लिखे और कुछ शब्द बोलकर उन्हें जमाया। जिन बर्तनों के पास प्यार और आभार जैसे सकारात्मक शब्द बोले गए थे, उनके पानी के क्रिस्टल माइक्रोस्कोप के नीचे बेहद सुंदर और सिमेट्रिकल बने। और इसके ठीक उलट जिन बर्तनों के पास नफरत भरे शब्द बोले गए या जिन पर तुम मूर्खो लिखा था, उनके क्रिस्टल पूरी तरह से विकृत और बदसूरत आकार के बने। पानी ने उस ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लिया था। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, विज्ञान कहता है कि एक इंसान का शरीर 60 से 70% तक पानी से ही बना है। ऐसे में जब हम दिन भर खुद से नकारात्मक बातें करते हैं या अपने अंदर नफरत भरे विचार पालते हैं, तो हमारे अपने शरीर के भीतर मौजूद उन कोशिकाओं और उस पानी पर इसका क्या असर होता होगा? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या हम खुद ही अपने अंदर एक टॉक्सिक माहौल नहीं बना रहे हैं? ये विचार हमें अपनी सेल्फ टॉक पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। बिल्कुल, हमारी बातें बहुत ताकतवर होती हैं। अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा रखना सिर्फ खुश रहने का तरीका नहीं है, ये असल में खुद के अस्तित्व का सबसे बड़ा सम्मान है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।